जय हिंद। जय खुशी। हिंद। ओके। जय हिंद एवरीवन। In the last 4 and 5 lectures, we have discussed about the Indian economical planning. That means 5-year plan, plan number 1st to 12. We already discussed details in plan number 1st to 12, like the period of the plan, chairman, model, which the model used to related plan, priority of the plan, objectives, projects, programs, and the most important achievement of the plan. Today, we are going to discuss about one of the most important part in competitive exam and also NDA exams, local self-government. Okay, so local self-government, that means Panchayat Raj. So let's begin. Local self-government is the part of रूरल एरियाज एंड अर्बन एरियाज। तो ये जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, इसको कहा जाता है स्थानिक स्वराज्य संस्था। स्थानिक स्वराज्य संस्था। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में आज के लेक्चर में हम डिटेल्स डिस्कस करने वाले हैं कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्या होती है, इसकी हिस्ट्री क्या है और ये किस तरह अप्लाइड की गई, ये सारी तरह, और इसका इम्पोर्टेंस क्या है, ये क्यों अप्लाइड करनी पड़ी, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया, दैट्स मीन स्थानिक स्वराज्य संस्था, एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आल्सो नोन एज द पंचायत राज सिस्टम। ओके, उसको कहा जाता है पंचायत राज सिस्टम। दिस पंचायत राज सिस्टम या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इज द पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल नंबर 40। ये किसका पार्ट है? आर्टिकल नंबर 40 का पार्ट है। हम अगर देखते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इंपॉर्टेंट आर्टिकल, जिसमें 1st to 5 जो रिलेट करता है स्टेट एंड यूनियन के लिए, उसके बाउंड्रीज के लिए, 5 to 11 सिटीजनशिप के लिए रिलेट करता है, 12 to 35 रिलेट करेगा हमारे फंडामेंटल राइट से, और उसके बाद जो आर्टिकल आता है आर्टिकल नंबर 36 to 51 जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, इसमें से आर्टिकल नंबर 40 जो देता है इंफॉर्मेशन अबाउट लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, इसकी इंफॉर्मेशन देता है। तो पंचायत राज या सेल्फ लोकल गवर्नमेंट, दोनों का मीनिंग एक ही होगा। ये सेल्फ लोकल गवर्नमेंट को एक टाइटल दिया गया पंचायत राज, ये इंपॉर्टेंट है। पंचायत राज ये टाइटल हमारे इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये टाइटल दिया था कि सेल्फ लोकल गवर्नमेंट को हम कहेंगे पंचायत राज। अभी पंचायत राज का मीनिंग क्या है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव फोकस अबाउट व्हाट इज द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो सेल्फ लोकल गवर्नमेंट है, इसके बारे में अगर हमें डिस्कशन करना है तो हमें समझ में आता है कि ये जो पंचायत राज है ये 3 वर्ड से बना हुआ है। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा होगा कि ये जो वर्ड है ये 3 वर्ड से बनाया गया है। इसमें पंचायत, आयत का मतलब होता है असेंबली, पंच का मतलब होता है दैट्स मीन्स 5, एंड राज का मतलब होता है रूल्स। दैट्स मीन्स एक असेंबली है जिसमें पंच या कोई रिप्रेजेंटेटिव वो रूल्स वहां पर क्रिएट करेंगे। और इसके इम्पोर्टेंट पंचायत राज इस्टेब्लिशमेंट करने के पीछे सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या थी? तो ये पॉलिटिकली डिसेंट्रलाइजेशन करना, ये सबसे इम्पोर्टेंट इसका ऑब्जेक्टिव था। क्यों इस्टेब्लिश की पंचायत राज? तो पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन करना। डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो मोटो है हमारे इंडियन डेमोक्रेसी का, वो यहाँ पर अप्लाइड करना, ये हमारा मेन यहाँ पर ऑब्जेक्टिव था। या उस टाइम में जो बलवंत राय मेहता, हम देखेंगे हिस्ट्री में उससे रिलेटेड, वो जो कमेटी थी इसका मोटो था कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी या पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन, ये इसका मेन मोटो था। और हमें पता है कि ये जो पंचायत राज है, ये इसका जो ये जो इस्टेब्लिश हुई पंचायत राज, तो इसके बिहाइंड बहुत बड़ी हिस्ट्री है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल पंचायत राज जो डेवलप यहाँ पर इस्टेब्लिश की गई,
तो पंचायत राज इस्टेब्लिशमेंट में यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया, बिकॉज हम देखते हैं पंचायत राज इज द ड्रीम्स ऑफ महात्मा गांधी। उनका एक स्लोगन बहुत फेमस है, बैक टू विलेज, खेड्याकडे परत चला, बैक टू विलेज। दैट्स मीन्स विलेज डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है। इसलिए उन्होंने आफ्टर इंडिपेंडेंस यहाँ पर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इस्टेब्लिशमेंट के लिए प्रयास किया गया। तो बैक टू विलेज, जैसे हमें पता है कि दयानंद सरस्वती कहते हैं बैक टू वेदास, दैट्स मीन्स उन्होंने वेदास का इंपॉर्टेंस बताया। एज लाइक यहाँ पर महात्मा गांधी ने जो विलेज थे, जो रूरल एरिया था, उसके वहां पर जाकर सिर्फ बैक टू विलेज, दैट्स मीन विलेज में जाना, ये इसका मीनिंग नहीं है। बैक टू विलेज दैट्स मीन्स द फोकस करना है वहां पर, वहां की डेवलपमेंट हो, वहां के फंडामेंटल नीड्स हो, वहां का प्राइमरी एजुकेशन हो, हेल्थ से रिलेटेड कुछ हो। तो ये सारी चीजें बैक टू विलेज में आती है। इसलिए पॉलिटिकली डी सेंट्रलाइजेशन भी करना है और डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मोटो यहाँ पर सक्सेड करना है। दैट्स वाई लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंडिया में इस्टेब्लिश हुई। तो ये सेल्फ लोकल गवर्नमेंट जो है, उसकी हिस्ट्री हम डिस्कस करेंगे कि उसकी हिस्ट्री क्या है, ये सेल्फ लोकल गवर्नमेंट कैसे इस्टेब्लिश हुई। आप रनिंग नोट्स भी ले सकते हैं इससे रिलेटेड, तो बीच बीच में इंपॉर्टेंस जो पॉइंट लगते हैं आप इसको नोट आउट कीजिए। तो सेल्फ लोकल गवर्नमेंट की हिस्ट्री अगर हम देखते हैं तो ये बलवंत राय मेहता कमेटी या महात्मा गांधी ने कहा इसलिए पंचायत राज इस्टेब्लिश हुई, ये भी चीज नहीं। इसके बिफोर भी पंचायत राज या सेल्फ लोकल गवर्नमेंट हमारे वो थी। तो हम देखते हैं कि वैदिक पीरियड, अगर हम देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल इंडियन एंशियन हिस्ट्री देखते हैं तो वहां पर फर्स्ट ऑफ ऑल हड़प्पन कल्चर आता है, और हड़प्पन कल्चर के आफ्टर वहां पर वैदिक कल्चर आता है। तो में सेल्फ लोकल गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेशन के बहुत सारे चीजें हमें दिखाई देते हैं। दैट्स मीन्स वहां पर जो उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन बनाया था वैदिक कल्चर में, अगर हम देखते हैं तो उसमें कुल कुल का हेड रहेगा कुलपति, फैमिली का रहेगा गृहपति, उसके बाद कुलपति, विश जो बनेगा विश का हेड रहेगा विशपति। तो ये जो वैदिक कल्चर में था उसका एक पर्टिकुलर यूनिट और उसका एक हेड, दैट्स मीन्स डिसेंट्रलाइजेशन, जो ऊपर से नीचे तक उसका डिसेंट्रलाइजेशन हो, उसका एक हेड हो, ये हमें दिखाई देता है। उसके बाद सेकंड अप हम अगर डिस्कशन करेंगे इसमें तो हमें समझ में आएगा कि वैदिक कल्चर के बाद यहाँ पर मौर्यस, गुप्ता, बाद में मुगल्स हुए, बाद में मराठा डायनेस्टी इस्टेब्लिशमेंट की छत्रपति शिवाजी महाराज हुए, उसमें हमें अष्ट प्रधान मंडल दिखता है। तो इस अष्ट प्रधान मंडल में भी हमें सेल्फ लोकल गवर्नमेंट में जो पोस्ट थी, जैसे कि टैक्स जमा करना हो या कोई रूलिंग करना हो, तो उसके लिए अलग अलग, जैसे कुलकर्णी, पाटिल, ये जो अभी सरनेम है, उस टाइम में वो हेड थे उस पर्टिकुलर टैक्स जमा करने के लिए, या जस्टिस से रिलेटेड कुछ पोस्ट थे। तो वो एक सेल्फ लोकल गवर्नमेंट वहां पर हमें कुछ तरह दिखाई देती है। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पर हिस्ट्री में हम देखेंगे कि 12 में 1882 ब्रिटिश पीरियड में हमें पता है 16 में यहाँ पर 16 सेंचुरी में ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश हो जाती है। उसके बाद वॉन हेस्टिंग वगैरह ये सारे गवर्नर जनरल हमें दिखाई देते हैं। 1857 का रिवॉल्ट होता है। उसके बाद लॉर्ड कैनिंग होते हैं, और लॉर्ड कैनिंग के बाद लॉर्ड रिपन नाम के एक गवर्नर जनरल इंडिया में आते हैं, वायसराय आते हैं। उन्होंने इंडियन सेल्फ लोकल गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट किया, और एक एडमिनिस्ट्रेशन, एक रूल ही बनाया सेल्फ लोकल गवर्नमेंट से रिलेटेड लॉर्ड रिपन ने। दैट्स व्हाई लॉर्ड रिपन इज नोन एज फादर ऑफ सेल्फ लोकल गवर्नमेंट। ये ध्यान में रखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ही इज नोन एज फादर ऑफ सेल्फ लोकल गवर्नमेंट। लॉर्ड रिपन की बात कर रहा हूं, जो एक गवर्नर जनरल, वाइसराय गवर्नर जनरल थे, और उन्होंने इंडिया में जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसमें सेल्फ लोकल गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया, और वो पॉलिसी यहाँ पर चलाई। दैट्स वाई लॉर्ड रिपन का यहाँ पर इंपॉर्टेंस रोल माना जाता है। हमें पता है आफ्टर इंडिपेंडेंस यहाँ पर प्लानिंग कमीशन इस्टेब्लिश हुआ। प्लानिंग कमीशन कब इस्टेब्लिश हुआ, कोई बताएगा मुझे? हमने डिस्कस किया है, एनीवन? व्हेन वाज एस्टैब्लिश प्लानिंग कमीशन?
आई एम ऑडिबल? 1951. नो. 1961. प्लानिंग कमीशन हमने डिस्कस किया था. प्लानिंग कमीशन started 5-year plan in India. When was started first 5-year plan? In 1951, correct? Before, उसके बिफोर ही इस्टेब्लिश हुआ होगा. तो 15 मार्च 1950 में प्लानिंग कमीशन इस्टेब्लिश हुआ था. मैंने क्वेश्चन भी दिया था आपके टेस्ट में इससे रिलेटेड, ध्यान में रखिए. प्लानिंग कमीशन कब इस्टेब्लिश हुआ? 1950 में. तो 1950 15 मार्च 1950 में प्लानिंग कमीशन इस्टेब्लिश हुआ. एंड वी नो दैट पंडित नेहरू बिकम अ फर्स्ट चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन. ये हमने डिस्कस किया था. और फर्स्ट 5 ईयर के प्लान के अंडर जो हमने प्रोग्राम्स देखे थे, उसमें 1952 कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, दैट्स मीन CDP जिसको कहा गया है, वो इस्टेब्लिश हुआ. और CDP के अंडर यहाँ पर सेल्फ लोकल गवर्नमेंट होनी चाहिए, ये एक बॉडी बनी. और उससे रिलेटेड उन्होंने कहा कि एक कमिटी यहाँ पर इंडिया में क्रिएट होनी चाहिए. ये ध्यान में रखे, लिंकिंग ध्यान में रखे. हिस्ट्री हम डिस्कस कर रहे हैं. ब्रिटिश पीरियड में लॉर्ड रिफन ने एफर्ट्स लिए. 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, उसमें भी लोकल गवर्नमेंट की या सेल्फ लोकल गवर्नमेंट की बात की इंडियन कांग्रेस ने. उसके बाद प्लानिंग कमीशन इस्टेब्लिश हो जाता है आफ्टर इंडिपेंडेंस 1950 में. और प्लानिंग कमीशन के अंडर फर्स्ट 5 ईयर प्लान स्टार्ट होता है 1951 to 56. उसके अंडर एक प्रोग्राम हमने देखा था, CDP प्रोग्राम, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम. इसके अंडर सेल्फ लोकल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश होनी चाहिए. एक कमिटी इस्टेब्लिश होती है एंड दिस कमिटी इज नोन एज बलवंत राय मेहता कमिटी. इस कमिटी का नाम था बलवंत राय मेहता कमिटी. एक ड्रीम्स था महात्मा गांधी का, जो सेल्फ लोकल गवर्नमेंट इंडिया में होनी चाहिए. तो वो एक ड्रीम्स कंप्लीट करने के लिए बलवंत राय मेहता कमिटी CDP के अंडर इस्टेब्लिश हुई. ये ध्यान में रखिए, एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह आते हैं. तो ये CDP के अंडर बलवंत राय मेहता कमेटी इस्टेब्लिश हुई, ये ध्यान में रखिए. बलवंत राय मेहता एक फेमस पर्सन थे जो इकोनॉमिक्स के बारे में या लोकल गवर्नमेंट रूरल के जो प्रॉब्लम्स है उसके बारे में जिनको बहुत सारा नॉलेज था. और वो गुजरात के उस टाइम के फाइनेंस मिनिस्टर भी थे. तो वो ये इसके हेड बने गए बलवंत राय मेहता. एक कमिटी बनी, उसमें 3 मेंबर्स इंपॉर्टेंट थे. और 1957 में, इंपॉर्टेंट डेट है ध्यान में रखिए, 1957 में बलवंत राय मेहता कमेटी इस्टेब्लिश हुई. और इस कमेटी ने स्टडी किया हमारे इंडियन रूरल एरियाज का. हर एक एरियाज में, हर एक स्टेट में, जितने भी स्टेट बने थे उस टाइम में, उस स्टेट में वो गए, उस एरियाज में गए. हमें पता है जो स्टेट था, तब बॉम्बे स्टेट था, मुंबई स्टेट था. बॉम्बे स्टेट जिसमें गुजरात और महाराष्ट्र ये दोनों इंक्लूड थे, गोवा, ये सारे इंक्लूड थे. हर एक स्टेट में वो गए, वहां के प्रॉब्लम्स देखे. और उन्होंने 1959 में, दैट्स मीन आफ्टर 2 इयर्स, एक चीज उन्होंने सजेस्ट की जिसका नाम है पंचायत राज, जो है सेल्फ लोकल गवर्नमेंट. एंड फर्स्ट ग्राम पंचायत इस्टेब्लिश इन राजस्थान. और कब इस्टेब्लिश हुई? 2 अक्टूबर 1959. व्हाई 2 अक्टूबर? 2 अक्टूबर क्यों लिया गया डेट क्लास? यस, दैट्स व्हाई. उनका ड्रीम्स था बैक टू विलेज. उन्होंने कहा था अपने ऑटोबायोग्राफी में भी, उन्होंने कहा था कि रूरल एरिया डेवलपमेंट होनी चाहिए. इसलिए 2 अक्टूबर 1959. आप देखेंगे कि मोस्ट ऑफ जो प्रोग्राम्स लॉन्च हुए आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो उसकी डेट आपको 2 अक्टूबर मिलेगी. बिकॉज वो एक ऑनर भी है और महात्मा गांधी का एक ड्रीम भी था, इसलिए 2 अक्टूबर को वो लॉन्च हुआ. और राजस्थान ये फर्स्ट स्टेट बना जिन्होंने पंचायत राज फर्स्ट ऑफ ऑल अडॉप्ट किया. उसके बाद सेकंड वन हमें पता है कि राजस्थान में ये फर्स्ट ऑफ ऑल अडॉप्ट हुआ. नागौर नाम का एक डिस्ट्रिक्ट था, वहां पर पंचायत राज स्टैब्लिश हो गई. नागौर नाम का राजस्थान में एक डिस्ट्रिक्ट है नागौर, उसमें सेल्फ लोकल गवर्नमेंट स्टैब्लिश हुई 2 अक्टूबर 1959. फर्स्ट स्टेट है राजस्थान. सेकंड स्टेट आंध्रा, ध्यान में रखिए, वहां पर
1 नवंबर 1959 में वो इस्टेब्लिश हुई। नियर बाय 1 मंथ के बाद ये राजस्थान आंध्रा एक सेकंड स्टेट बना, और महाराष्ट्र में हमें पता है 1 में 1962। महाराष्ट्र में कब इस्टेब्लिश हुआ? 1 में 1952 में महाराष्ट्र में पंचायत राज इस्टेब्लिश हुआ। एक कमेटी बनी थी, वसंतराव नाइक कमेटी, उनके अंडर में एक कमेटी बनी थी, और उनके अंडर एक कमेटी बनी, और उन्होंने सजेस्ट किया कि इंडिया में भी, सॉरी महाराष्ट्र में भी सेल्फ लोकल गवर्नमेंट या पंचायत राज इस्टेब्लिश होना चाहिए। और ये टाइटल किसने दिया था? ये टाइटल दिया था पंडित नेहरू ने। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिए। उसके बाद जैसे हमने अभी अभी डिस्कस किया, इस हिस्ट्री में कुछ कमिटी है, हिस्ट्री में और एक पार्ट है बलवंत राय मेहता कमेटी, हमने डिस्कस किया, जिन्होंने पंचायत राज या 3 टियर सिस्टम यहाँ पर सजेस्ट की, कि उसमें ग्राम पंचायत विलेज लेवल पे होनी चाहिए, पंचायत समिति जो ब्लॉक लेवल पे होती है या तालुका लेवल पे जिसको हम कहते हैं, और जिला परिषद वो एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है। तो ये उन्होंने सजेस्ट किया 1959 में, और पंचायत राज इस्टेब्लिश हुआ। उसके बाद आफ्टर दैट बलवंत राय मेहता कमेटी के बाद अशोक मेहता कमेटी आई। वो 1977 में अशोक मेहता कमेटी आई। उन्होंने यहाँ पर 2 टायर सिस्टम को इम्पोर्टेंस दिया, और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में पॉलिटिकल पार्टी पार्टिसिपेट होनी चाहिए, ये उन्होंने वहां पर सजेशन दिया कि जो पूरे पॉलिटिकल पार्टीज है वो पार्टिसिपेट हो, ये सजेशन किया। उसके बाद जीवी के राव कमेटी आई 1885 में। उन्होंने ये जो आई ये भी प्लानिंग कमीशन के अंडर ही यहाँ पर इस्टेब्लिश हुई थी। प्लानिंग कमीशन जिन्होंने 5 ईयर प्लान स्टार्ट किया था, तो ये कमेटी आई, राव कमेटी के नाम से ये जानी जाती है। इन्होंने डेवलपमेंट जो है सेल्फ लोकल गवर्नमेंट की जो डेवलपमेंट है इसको इम्पोर्टेंस दिया, और एक चीज उन्होंने सजेस्ट की कि ये जो लोकल गवर्नमेंट है या पंचायत राज है, इसमें एमएलए एमपी जो एक्सटर्नल या जो हायर कोई पावर है उसका इंटरफियर लोकल गवर्नमेंट में ज्यादा हो रहा है, उन्होंने ये बताया था। इसके लिए एक उन्होंने कहा था कि ग्रास विदाउट रूट्स, ये जो है सेल्फ लोकल गवर्नमेंट क्या है? ग्रास विदाउट रूट्स, जो एक डिसेंट्रलाइजेशन एक ऑब्जेक्टिव था कि लोकल बॉडीज भी को वहां पर राइट्स मिले, डेवलपमेंट में उनका पार्टिसिपेट होना चाहिए, बट वहां के डिस्ट्रिक्ट के कोई पॉलिटिकल पार्टीज है या वहां पर एमएलए है, कोई लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर्स एमएलए या एमपीज है, ये इंटरफेयर करने लगे उनके जो गवर्नमेंट की तरफ से उनको जो पैसे मिलते थे इसमें उनका ज्यादा पार्टिसिपेट होने लगा, ये उन्होंने सजेस्ट किया था। और उसके बाद एक और एक कमेटी आई जिसको संघवी कमेटी से नाम से जाना जाता है, वो 1986 में ये कमेटी आई थी। ये जो कमेटी आई इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जिसको घटना दुरुस्ती कहा जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आर्टिकल नंबर 368 ये आर्टिकल है अमेंडमेंट का, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का 368 ये जो आर्टिकल है, दिस आर्टिकल रिलेटेड टू अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इस आर्टिकल के अंडर यहाँ पर 2 अमेंडमेंट बने, आर्टिकल अमेंडमेंट नंबर 33 एंड अमेंडमेंट नंबर 34, ऐसे 2 अमेंडमेंट यहाँ पर हुए जो 1992 में यहाँ पर किए गए। वो अमेंडमेंट क्या थे वो भी हम डिस्कस करेंगे। वो अमेंडमेंट इस तरह थे, आगे आप स्क्रीन पे देखेंगे। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डिवाइडेड बाय बिटवीन 2 पार्ट्स, रूरल लोकल गवर्नमेंट एंड अर्बन लोकल गवर्नमेंट, इस 2 पार्ट में डिवाइड हुई। जब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बनी बलवंत राय मेहता कमेटी के अंडर, उस टाइम इंपॉर्टेंस दिया गया था सिर्फ रूरल एरियाज के लिए, बट जो संघवी कमेटी आई उन्होंने इंपॉर्टेंस दिया अर्बन एरियाज को भी, उन्होंने सिमिलरली यहाँ पर इंपॉर्टेंस दिया। और 2 अमेंडमेंट आए 1992, ये क्वेश्चन आए एग्जाम में, ध्यान में रखिए। 1992 में अमेंडमेंट हुआ। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या होता है? जो घटना होती है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसमें कुछ बदलाव करना है,
कॉन्स्टिट्यूशन बदलने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, उसमें बदलाव करना है। जैसे जब और घटना दुरुस्ती, आर्टिकल नंबर 368 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ये खुद जो आर्किटेक्ट है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, डॉक्टर अंबेडकर जी, इन्होंने इम्पोर्टेंस दिया था अमेंडमेंट के लिए। उन्होंने कहा था कि जैसे जैसे डेवलपमेंट होती रहेगी तो कुछ जो आर्टिकल्स है उसमें अमेंडमेंट करना जरूरी है, उसमें घटना दुरुस्ती करना जरूरी है। तो जैसे लोकल गवर्नमेंट ये रूरल एरियाज के लिए थी, उस अर्बन एरियाज में भी होनी चाहिए, इसलिए अमेंडमेंट होती है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट डे बाय डे होती है। जैसे हम मैंने कहा कि अमेंडमेंट जो 42 नंबर की अमेंडमेंट है, इसमें सेकुलर वर्ड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया, सेकुलर। तो सर्वधर्म समभाव जिसको हम कहते हैं, एज लाइक यहाँ पर अमेंडमेंट हुई, जो 73rd नंबर की अमेंडमेंट थी, वो लोकल गवर्नमेंट रूरल एरियाज के लिए हुई, और 74 नंबर की जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई वो अर्बन लोकल गवर्नमेंट के लिए हुई। ये ध्यान में रखिए, ये इंपॉर्टेंस है अमेंडमेंट। ओके, तो सेल्फ लोकल गवर्नमेंट ये दो पार्ट में हमें सीखनी चाहिए, रूरल एरिया एंड अर्बन एरिया। तो रूरल एरिया से हम स्टार्ट करते हैं। तो ये सिस्टम कैसी है, हम ऊपर से नीचे अगर देखेंगे तो ये सिस्टम कैसी है, तो यूनियन गवर्नमेंट है ऊपर, हमें पता है इंडियन पार्लियामेंट जाके 3 पार्ट्स है, द हाउस ऑफ पीपल दैट्स मीन लोकसभा, परमानेंट हाउस दैट्स मीन राज्यसभा, एंड प्रेसिडेंट, एग्जीक्यूटिव, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, इस पार्ट से बनता है यूनियन गवर्नमेंट। अभी अभी इलेक्शन हुए लोकसभा के, तो वो यूनियन गवर्नमेंट होता है, उसके अंडर आता है सेल्फ स्टेट गवर्नमेंट, जो स्टेट में होता है, जिसमें एमएलए होते हैं, यूनियन गवर्नमेंट में एमपीज होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट गवर्नमेंट में एमएलए होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। उसके बाद आता है लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट दो पार्ट में डिवाइड किया है, पंचायत और नगर पालिका। उसमें नीचे से ऊपर अगर हम डिस्कस करेंगे तो विलेज पंचायत, उसके बाद ब्लॉक पंचायत, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट पंचायत। यहाँ पर अगर अर्बन एरियाज की हम बात करेंगे तो वहां पर नगर पंचायत, म्युनिसिपल काउंसिल और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, इस तरह डिवाइड होता है दो पार्ट में। हम फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर डिस्कस करेंगे हमारे लोकल जो है विलेज पंचायत से हम डिस्कशन करेंगे। तो पंचायत राज सिस्टम 3 लेवल्स की होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसका फर्स्ट लेवल होता है ग्राम पंचायत, वो होता है विलेज लेवल पे ग्राम पंचायत। उसके ऊपर जो 3 टायर सिस्टम कहा गया है, एज लाइक ऑटो रिक्शा, ऑटो रिक्शा में जैसे 3 टायर्स होते हैं और तीनों के सिवा वो ऑटो रिक्शा आगे नहीं चलती, एज लाइक यहाँ पर 3 डायमेंशन में हमें दिखाई दे रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत एक इम्पोर्टेंट पार्ट है जो विलेज में होता है, गांव में होता है। ओके, ग्राम पंचायत जिस किस गांव की नियर बाय 600 पॉपुलेशन होता है, वहां से ग्राम पंचायत स्टार्ट हो जाती है। अगर उससे कम हो तो 2 गांव की मिलकर एक ग्राम पंचायत होती है। तो ग्राम पंचायत, उसके बाद होता है पंचायत समिति, उसको हम कहते हैं, उसको ब्लॉक लेवल पे होती है या तालुका लेवल पे उसको हम कह सकते हैं। और थर्ड उसका पार्ट है जिला परिषद। तो रूरल एरियाज में 3 पार्ट्स कौन से हैं? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एंड जिला परिषद, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फोकस करेंगे ग्राम पंचायत पे, विलेज पंचायत पे, और ग्राम सभा क्या होता है ये भी इम्पोर्टेंट चीज है, हमें ग्राम सभा भी पता होनी चाहिए कि ग्राम सभा क्या होता है, ग्राम पंचायत में इसका इम्पोर्टेंट रोल कैसा है। तो नियर बाय अगर इंडिया की बात करेंगे तो ग्राम पंचायत जो है इंडिया में नियर बाय 2,56,000 ग्राम पंचायत है इंडिया में, 2,56,000 नियर बाय ग्राम पंचायत है। और महाराष्ट्र की अगर बात करेंगे तो नियर बाय 28,000 ग्राम पंचायत इंडिया में, महाराष्ट्र में कितनी है? 28,000, उससे कम ज्यादा हो सकती है मगर नियर बाय एक एवरेजली हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, 28,000 ग्राम पंचायत इंडिया में है। ओके, तो ये जो ग्राम पंचायत है इसमें ग्राम सभा एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था ग्राम सभा। तो ग्राम सभा में कौन पार्टिसिपेट हो सकता है? तो ग्राम सभा में हम देखेंगे कि ग्राम सभा
is a meeting of the peoples of the village who are the eligible to voting. जो वोटिंग में है, जो वोटिंग कर सकते हैं, और वोटिंग कौन कर सकता है? दोज आर कंप्लीटेड 18 ईयर्स। ओके, जिन्होंने 18 ईयर्स कंप्लीट किया है वो वोटिंग कर सकते हैं। वो सारे मेंबर्स ग्राम सभा के होते हैं। ओके, वो सारे मेंबर्स ग्राम सभा के होते हैं। ग्राम सभा, गांव में जो ग्राम सभा होती है उसके मेंबर्स जो 18 ईयर्स के ऊपर के होते हैं वो सारे उसके मेंबर्स होते हैं। सेकंड इंपॉर्टेंस क्या है कि ग्राम सभा कितनी होनी चाहिए 1 ईयर्स में, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया है एमपीएससी में। तो नियर यहाँ पर टोटल 7 मीटिंग्स होनी चाहिए ग्राम सभा की। 7 मीटिंग्स होनी चाहिए 1 ईयर में। 1 ईयर में कितनी मीटिंग्स? 7 मीटिंग्स। वो कब कब होनी चाहिए उसकी भी गाइडलाइन है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है 26 जनवरी रिपब्लिकन डे के डेज पे वहां पर आफ्टर फ्लैग होस्टिंग एक मीटिंग होनी चाहिए। और ग्राम सभा की मीटिंग क्यों होती है? कि गांव की कोई प्रॉब्लम्स है या कोई नया यहाँ पर प्लान लाना है गांव में, गांव के डेवलपमेंट के लिए, तो उससे रिलेटेड डिस्कशन होता है इसमें। तो ये इंपॉर्टेंस पार्ट माना जाता है ग्राम सभा का। फर्स्ट मीटिंग होती है 26 जनवरी रिपब्लिकन डे के डे। उसके बाद होता है फर्स्ट में, महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं हम, महाराष्ट्र में 26 जनवरी को होता है। और सेकंड जो मीटिंग होती है फर्स्ट में। फर्स्ट में क्यों? उस दिन महाराष्ट्र दिन है। ओके, उस दिन एक मीटिंग होती है ग्राम सभा की। उसके बाद 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे होता है। फ्लैग होस्टिंग के बाद ये मीटिंग होनी चाहिए, ऐसा यहाँ पर दिया है। उसके बाद 2 अक्टूबर में एक मीटिंग होनी चाहिए। जो 4th नंबर की मीटिंग है वो 2 अक्टूबर को होगी, बिकॉज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी 2 अक्टूबर को एक होनी चाहिए। नेक्स्ट जो 5th नंबर की मीटिंग होनी चाहिए वो 9 अगस्त को होनी चाहिए। 9 अगस्त को क्या है? 9 अगस्त को है क्रांति दिवस। क्रांति दिवस सेलिब्रेट करते हैं हम। 9 अगस्त 1942 में क्रांति वहां पर स्टार्ट हुई थी, क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, इसलिए क्रांति दिवस उस दिन नागासाकी डे भी होता है। तो 9 अगस्त क्रांति दिवस यहाँ पर उस दिन वो मीटिंग होनी चाहिए 5th नंबर की। एंड लास्ट 2 मीटिंग्स वो वुमन स्पेशल होनी चाहिए। गांव की जो महिला है उनसे रिलेटेड अगर कुछ प्रॉब्लम्स है तो वो वहां पर 2 मीटिंग्स ले सकते हैं। तो ऐसे नियर बाय 7 मीटिंग, 26 जनवरी, 1 में, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, 9 अगस्त एंड अदर 2 मीटिंग्स महिला स्पेशल जो मीटिंग होती है वो होनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पर वो सजेस्ट किया है। उसके बाद गांव का जो है, ग्राम का जो है वो डिवाइडेशन किस तरह होना चाहिए? तो उसमें जो हम देखते हैं उसमें होते हैं वार्ड। गांव में क्या होते हैं? वार्ड होते हैं। और उस वार्ड से रिलेटेड जो है वार्ड से रिलेटेड गांव में अलग अलग वार्ड क्रिएट किए जाते हैं। और उस वार्ड में उसके जो रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे उसको हम कहेंगे पंच, द मेंबर ऑफ ग्राम सभा, मेंबर्स ऑफ ग्राम पंचायत सदस्य, ऐसे हम कहते हैं महाराष्ट्र में। तो ये पंच होते हैं और वो एक वार्ड के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। और ये सारे जो पंच होते हैं वो मिलकर वहां पर सरपंच जो हेड होता है उनका, उनको यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं, इलेक्ट करते हैं। तो वो सिलेक्शन उनका करते हैं। तो ये पंच, उसके बाद सरपंच जो हेड रहेगा ग्राम सभा का, जो प्रेसिडेंट होता है। ग्राम सभा अगर गांव में कोई भी हो तो उसका हेड जो होता है वो सरपंच होता है। और जो ग्राम सेवक होता है वो एडमिनिस्ट्रेशन की डिपार्टमेंट से या इंडियन गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से वो एक रिप्रेजेंटेटिव होता है। तो ग्राम पंचायत एक काउंसिल, उसके हेड रहेंगे सरपंच, और बाकी जो है वार्ड मेंबर्स उसके मेंबर्स रहेंगे। और 18 इयर्स जिन्होंने कंप्लीट किया वो सारे उसमें पार्टिसिपेट हो सकते हैं। और ग्राम पंचायत की अगर बात करेंगे तो उसका ड्यूरेशन होता है 5 इयर्स। उसका ट्यूनर होता है 5 इयर्स। कोई भी ग्राम सभा ने ग्राम पंचायत पंच या सरपंच या 5 इयर्स के लिए इलेक्ट किया जाता है। जैसे हमें पता है एमएलए भी 5 इयर्स के लिए इलेक्ट किए जाते हैं, एज लाइक एमपीज भी 5 ईयर के लिए इलेक्ट किए जाते हैं। चीफ मिनिस्टर का भी ड्यूरेशन 5 इयर्स होता है, राष्ट्रपति का भी ड्यूरेशन 5 इयर्स होता है, प्राइम मिनिस्टर का भी ड्यूरेशन 5 इयर्स होता है। सिर्फ मेंबर ऑफ राज्यसभा जो होंगे या मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होंगे उनका जो ड्यूरेशन होता है वो 6 ईयर होता है, ये ध्यान में रखिए। अब मेंबर ऑफ राज्यसभा जो है उनका ईयर होता है 6 ईयर ड्यूरेशन होता है।
रिमेनिंग जो सारे पॉलिटिकल हेड है उनका नियर बाय एवरेजली हम देखते थे 5 ईयर उनका यहाँ पर ड्यूरेशन होता है, वर्किंग ड्यूरेशन। ठीक है, तो ये हुआ ग्राम पंचायत से रिलेटेड। नाउ वी हैव फोकस ऑन ब्लॉक कमिटी, दैट्स मीन्स पंचायत समिति। तो पंचायत समिति जो है वो नियर बाय अगर हम डिस्कस करेंगे, ब्लॉक कमिटी जिसको कहा जाता है, ब्लॉक लेवल जिसको कहा जाता है, नियर बाय 9,000 पॉपुलेशन के आगे वहां पर ब्लॉक कमिटी बनती है। इसमें और एक चीज ग्राम पंचायत में मुझे बताना जरूरी होगा आपको, वो मैं बताता हूँ आपको कि ग्राम पंचायत जो इस्टेब्लिश होता है वो उसके मेंबर्स किस तरह होते हैं, तो वो पॉपुलेशन पे वहां पर रेशियो होता है। जो अमेंडमेंट मैंने बताई कि 73rd नंबर की जो अमेंडमेंट हुई 1992 की, उससे रिलेटेड पॉपुलेशन रेशियो पे वहां पर मेंबर्स होते हैं ग्राम पंचायत में। अगर आप देखेंगे आपके विलेज में, आप सभी आपके विलेज में जाएंगे तो अलग अलग गांव के जो पॉपुलेशन है वो अलग अलग होती है, उससे रिलेटेड उसके मेंबर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन 600 to 1050, 1,500 अगर उसकी पॉपुलेशन हो तो वहां पर 7 मेंबर्स होने चाहिए। 1,500 से लेकर 3,000 तक, 3,000 तक वहां पर अगर पॉपुलेशन हो वहां पर 9 मेंबर्स होते हैं। उससे ज्यादा 3,000 to 4,500 अगर मेंबर्स हो तो वहां पर 11 मेंबर्स होते हैं। 4,500 मेंबर्स टू 6,000 मेंबर 13 मेंबर्स होते हैं। 6,000 to 7,500 मेंबर्स अगर हो तो 15 मेंबर्स होते हैं। और उससे भी बड़े अगर कोई गांव रहा बड़ा पॉपुलेशन वाला, 7,500 to 9,000 पॉपुलेशन अगर रहा तो वहां पर 17 मेंबर्स होते हैं। ये ध्यान में रखिए, ये रेशियो होता है। मगर नियर बाय अगर आप देखते हैं तो इंडिया, महाराष्ट्र की अगर बात करेंगे तो एवरेजली 9 मेंबर्स की वहां पर ग्राम पंचायत होती है। कई कई गांव में यहाँ पर 11 मेंबर भी है। अगर 9 मेंबर्स की मोस्ट ऑफ हमें देखता है एवरेजली, अगर हम देखेंगे तो 9 मेंबर्स की यहाँ पर ग्राम पंचायत हमें दिखाई देती है। और ग्राम पंचायत का जो बेस है, अगर हम देखेंगे ग्राम पंचायत का बेस, तो ये बेस हमें पहले से दिखाई देता है कि पंच, जैसे राजस्थान में था, राजस्थान में 5 जो एल्डर पर्सन है, एक्सपीरियंस पर्सन है, वो पंच होते थे। और गांव के कोई भी, गांव से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स हो उससे रिलेटेड वो डिसीजन देते थे, तो वो ग्राम पंचायत है। इसके मेंबर्स के बारे में मैंने बताया, पॉपुलेशन रिलेटेड मेंबर्स भी बताए, और वो 7 मीटिंग्स कौन सी होती है उसके बारे में हमने डिस्कस किया। अब सेकंड वन जो है पंचायत समिति या ब्लॉक लेवल, जो नियर बाय 9,000 के ऊपर जो है वो होता है, तो वो पंचायत समिति होती है। नियर बाय 1 लाख पॉपुलेशन तक ये ब्लॉक समिति होती है। ब्लॉक समिति क्या है, तो ब्लॉक समिति अगर हम देखते हैं उसको पंचायत समिति भी कहा गया है। उसमें नियर बाय अगर हम देखेंगे तो 10 विलेज यहाँ पर कहा गया है। नियर बाय 10 विलेज के जो ग्राम पंचायत है, इसका मिलकर एक ब्लॉक कमेटी बनती है। उसके सरपंच हुए या एमपीज हुए, एमएलए हुए, ये इसके सारे इससे रिलेटेड होते हैं। और इस ये सारे यहाँ पर उसके ये पंचायत ब्लॉक कमेटी में उसका एक चेयरमैन होता है और एक डिप्टी चेयरमैन होता है। और ये ब्लॉक कमेटी जो है वो 5 इयर्स के लिए यहाँ पर चुनी जाती है। और इसका हेड जो होता है उसको कहा जाता है BDO, दैट्स मीन्स ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, जो एमपीसी से आता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। और उसका जो हेड होता है उसको सभापति कहते हैं। तो पंचायत समिति जो है उसमें BDO कंट्रोलिंग होता है। और ये होता है कनेक्शन बिटवीन 2 इम्पोर्टेंस गवर्नमेंट, दैट्स मीन्स ग्राम पंचायत टू डिस्ट्रिक्ट जिला परिषद, इसका एक दुआ होता है, उसको कनेक्टिंग करने वाली पंचायत समिति होती है। फार्मर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स है उसी गांव में, वहां पर उससे रिलेटेड कुछ डेवलपमेंट है, तो ये सारे जो चीजें हैं ये ब्लॉक कमेटी से आती है और 5 इयर्स के लिए चुनी जाती है। इसमें इम्पोर्टेंट आपको ध्यान में रखना है कि इसका जो हेड होता है उसको कहा जाता है BDO, दैट्स मीन्स ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। उसके बाद अगर हम डिस्कशन करेंगे तो पंचायत राज में जो 3 टायर्स है
उसके सबसे ऊपर का है वो जिला परिषद, जो होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और उसका जो हेड होता है उसको कहा गया है सीईओ, दैट मीन्स चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जो आता है यूपीएससी से, आईएएस ऑफिसर से एक होता है वो, और वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट जिला परिषद का वो हेड होता है। तो ये हेड वहां पर काम करेगा इसके लिए, और ये कंट्रोलिंग करेगा, और इसके और जो मेंबर्स होते हैं, जो ब्लॉक प्रमुख होते हैं, जैसे हमने पंचायत समिति के जो मेंबर्स देखे, वो होते हैं एमएलए होते हैं, एमपीज होते हैं, और एक कनेक्टिंग करता है स्टेट गवर्नमेंट से नीचे की सारी जो बॉडी है, पंचायत समिति या ग्राम पंचायत, इनको कनेक्टिंग करता है जिला परिषद जो होता है, वो बीच का एक दुआ होता है। रूरल एरियाज के प्रॉब्लम्स स्टेट गवर्नमेंट को बताने के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद होता है। तो ये समझ में आना चाहिए हमें कि ये इम्पोर्टेंस पार्ट है। इसमें 3 इम्पोर्टेंट चीजें हैं: ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या ब्लॉक समिति जिसको कहा जाता है, और जिला परिषद। एक होती है गांव लेवल पे, एक होती है तालुका लेवल पे या ब्लॉक लेवल पे, और एक होती है उसके ऊपर की जिला परिषद लेवल पे। एक इम्पोर्टेंट वहां पर माना गया है। और ये सारे जो है लोकल जो प्रॉब्लम्स है, गांव की जो प्रॉब्लम्स है, गांव में मोस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स कौन सी होती है? रोड की प्रॉब्लम्स होती है, या क्लीन वाटर की प्रॉब्लम्स होती है, या फार्मर रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है। हमें पता है कि फर्टिलाइजर से रिलेटेड बहुत सारी चीजें होती है, उसका शॉर्टेज होता है। अभी हम देखते हैं कि बारिश आने के बाद ये प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं, फर्टिलाइजर्स नहीं मिलते, या बहुत सारी चीजें नहीं मिलती फार्मर के लिए। तो उसके लिए ये सारे जो कमेटी है, जिला परिषद जो है, उसके जो ऑफिसर्स है इसके लिए काम करते हैं। उसमें एमएलए, एमपीज, ये इम्पोर्टेंस रोल होता है कि कोई ऐसी पॉलिसी वहां पर क्रिएट की जाए कि फार्मर्स को वहां पर उनको जो चीज लग रही है वो उनको वहां पर मिलनी चाहिए, या कुछ औजार लग रहे हैं खेत के लिए, खेती के लिए, तो उसमें कुछ वहां पर कंसेशन देकर या कुछ ये देकर कम पैसे में वो फार्मर्स को दिए जाए या मुफ्त दिए जाए। ये सारी ऐसी पॉलिसी लॉन्च करती है, और ये सारी चीजें स्टेट गवर्नमेंट तक या यूनियन गवर्नमेंट तक कौन पहुंचाता है? जिला परिषद। कि गांव में क्या प्रॉब्लम्स है या ब्लॉक्स में क्या प्रॉब्लम्स है, ये जिला परिषद का रोल होता है। उसमें और भी बहुत सारी 8-9 कमिटीज होती है, जो हेल्थ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स हो, कोई बीमारी आ गई जैसे कि प्लेग से रिलेटेड हो या कोरोना से रिलेटेड हो, अलग अलग ऐसी, या मलेरिया जैसे प्रॉब्लम्स हो, जो क्लीन वाटर से रिलेटेड प्रॉब्लम आता है, या किसी गांव में बहुत सारा प्रॉब्लम्स आ रहा है, तो उसके जिला परिषद थ्रू ये स्टेट गवर्नमेंट को बताया जाता है, और उस रिलेटेड हेल्थ रिलेटेड वहां पर कुछ डेलीगेट भेजकर या कुछ कमेटी भेजकर वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करती है जिला परिषद। उसके अलावा उनकी एजुकेशनल भी कमेटी होती है। एजुकेशन जैसे झड़पी की स्कूल है गांव में, या कोई अदर स्कूल है, तो कोई न्यू रूल्स बन रहा है, जैसे हमें पता है कि न्यू पॉलिसी, नेशनल पॉलिसी बन रही है, तो उसको अप्लाइड करने का काम जिला परिषद से लेकर नीचे तक, झेडपी के स्कूल तक, इनका ये रोल होता है कि वो सही से यहाँ पर इंफॉर्मेशन देकर वो जिला परिषद डेवलपमेंट हो। ये सारी चीजें इसमें आती है। जिला परिषद वो तरह की काम करता है, जैसे हेल्थ से रिलेटेड हो, या प्राइमरी एजुकेशन से रिलेटेड हो, या ग्राम से लोकल गवर्नमेंट से